गुड मॉर्निंग एवरीवन। आस्था जगवत बैच का जो भी जीआईटी का लेक्चर मैं ले रहा था उसका एक जो टॉपिक लास्ट टाइम पीपीटी एकदम सबको मेल आया था, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टाइफाइड। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ही छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है और इसकी जो सर्जरी है बहुत ही फ्रिक्वेंटली परफॉर्म होती है हमारे सेटअप में। तो ये टॉपिक जो है वो थियरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और तुम्हारे आगे जो अगर तुम आगे बन के सर्जन बनते हो तो उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मोस्टली जो भी कैजुअलिटी होती है, एब्डोमेन की कैजुअलिटी आती है और जब कोई पेशेंट आता है सीवियर पेन के साथ, वोमिटिंग के साथ, फीचर्स ऑफ पेरिटोनाइटिस के साथ, स्पॉन्टेनियस उसको सब डेवलप हुआ हो और अगर हमने उसका एक्सरे एब्डोमेन करवाया और उसमें हमको राइट साइड में राइट डोम ऑफ डायफ्राम के नीचे अगर फ्री एयर दिखी तो यही एक डायग्नोसिस होता है कि मोस्ट कॉमनली टाइफाइड का अल्सर हुआ हो, वो परफोरेट हुआ होगा, उसकी वजह से ये गैस वहाँ पे आया है। तो ये एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली परफॉर्म सर्जरी है। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा तुम लोगों को। तो टाइफाइड तुम लोगों ने नाम तो सुना होगा टाइफाइड का, सेकेंड ईयर में माइक्रोबायोलॉजी में आया होगा। तो टाइफाइड एंटेरिक फीवर ये उसका दूसरा नाम है। तो साल्मोनेला टाइफी दैट इज़ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाइफाइड और एंटेरिक फीवर इन द बॉडी। वी मस्ट नो लिटल बिट अबाउट द टाइफाइड। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ फीको ओरल रूट। अब तुमको फीको ओरल रूट क्या होता है वो तुम सबको पता है तो उसमें हम डिटेल में नहीं जाते। जब टाइफाइड होता है तो उसमें बहुत सारी सीक्वेंस होती है, बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, लेकिन जो मोस्टली सीक्वेंस आते हैं वो क्या होता है? फीवर, चिल्स एंड एब्डोमिनल पेन, दैट इज़ द इनिशियल प्रेजेंटेशन। और उसके बाद पेशेंट को डेवलप होता है सीवियर डायरिया, वॉमिटिंग, ये सारा। तो साल्मोनेला टाइफी में एक जो हमारा ऑर्गेनिज्म का नाम है साल्मोनेला टाइफी, दैट इज़ ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, ये हमको याद रखना है। अब टाइफाइड जो होता है उसमें एसिम्प्टोमेटिक ह्यूमन कैरियर्स होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिजर्वोयर जो ये डिसीज़ को फैला सकता है, मतलब स्प्रेड कर सकता है। तो वो जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होते हैं ह्यूमन कैरियर्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट के रिजर्वोयर है टाइफाइड के लिए। तो वो जो है वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है कम्युनिटी के लिए। अब जो सिम्टोमेटिक कैरियर क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर क्या होता है, वो सब तुम पीएसएम में सीखे होंगे। तो टाइफाइड के बारे में अभी से तुम इतना समझ लो कि टाइफाइड में जो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, साल्मोनेला टाइफी, एंड दैट इज़ ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट मतलब पेशेंट जब स्टूल पास करता है, डायरिया होता है टाइफाइड में, तो स्टूल में बहुत सारे बैक्टीरिया पास होते हैं। वो जो स्टूल पास करता है उससे अगर कंटेमिनेट हुआ हमारा फूड आगे जाके, तो मतलब जो पेशेंट स्टूल पास करता है उसमें बैक्टीरिया निकले, वो बाहर जो गांव में होते हैं वो खुले में स्टूल पास करते हैं, तो वहाँ का जो भी ट्रांसमिशन हो सकता है वहाँ से आगे जाके तो उसकी वजह से ये टाइफाइड जो है वो वापस बॉडी में आता है। तो वो होता है फीको ओरल रूट। जो पेशेंट स्टूल पास करते हैं उससे कंटामिनेटेड, उससे अगर वाटर कंटामिनेशन होता है, जो पीने का वाटर होता है वो कंटामिनेशन होता है उससे, तो ये डायरेक्टली फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट हो सकता है। सो यू मस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द बैक्टीरिया एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब टाइफाइड जब हमारी जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है वो हमारी बॉडी में जब एंटर होता है तो वो करता क्या है? हमारा टॉपिक का तो नाम है सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइफाइड। तो टाइफाइड हमारी बॉडी में एंटर होता है, उसके बाद वो करता क्या है तो वो मैं तुमको बता देता हूँ।
सपोज़ मान लो कि ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन की ल्यूमेन है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है और ये उसकी ल्यूमेन है, ठीक है। तो ये हमारी ल्यूमेन है, उसमें जो भी हमारा स्टमक से जो भी कंटेंट आता है वो सब यहाँ पे वो सब यहाँ से पास होता है, ठीक है। तो ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन के कंटेंट है। फूड बोलस होता है, बाइल होता है, बैक्टीरिया होता है, जो साल्मोनेला टाइफी है वो यहाँ से इसमें ही होता है, साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी का जो बैक्टीरिया वो क्या करता है, जो अंदर का म्यूकोज़ा होता है, अंदर का जो हमारा म्यूकोज़ा होता है उसके साथ ऐसे चिपक जाते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, वहाँ से वो ब्लड सक करते हैं और जो हमारे म्यूकोज़ा है वो उसको वहाँ पे एडहेरेंट होते हैं और वहाँ से वो न्यूट्रिशन लेते हैं। अब बैक्टीरिया वहाँ चिपकते हैं, उसकी वजह से इम्यून रिएक्शन आता है। जो भी हमारी बॉडी है उसमें जब भी कोई एंटीजन ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो उसका इम्यून रिएक्शन आता है, तो उसकी वजह से जो भी हमारी इम्यून सिस्टम है वो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जाता है। तो इम्यून सिस्टम एक्टिव होगी और वो हमारे ये बैक्टीरिया जो है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आएंगे, ठीक है। तो उसके साथ साथ क्या होता है कि ये जो हमारी वॉल है वो भी थोड़ी बहुत डिस्ट्रॉय होती है। ये डिस्ट्रॉय हो गई बाद में, और जो बैक्टीरिया है वो जो घूम रहे हैं वो भी आके यहाँ आ जाएंगे और वहाँ पे अल्सर बना देंगे। तो अल्सर जो बनते हैं वो म्यूकोजल अल्सर बनते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में। अब वो अल्सर बनते हैं तो इनिशियली सुपरफिशियल अल्सर होते हैं और बाद में धीरे धीरे ये जो अल्सर है वो डीपर होता जाता है और जो वॉल है उसको परफोरेट कर देता है। तो ये होता है टाइफॉइड परफोरेशन। अब टाइफॉइड परफोरेशन हुआ तो हमारे जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के कंटेंट है जो यहाँ पे ऐसे ये सब घूम रहे हैं वो बाहर आ जाएंगे, ठीक। अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कोई भी पूरा जो हमारा इंटेस्टाइन का कंटेंट है उसमें बहुत से बैक्टीरिया है, कोलिफॉर्म्स जो होते हैं वो जो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया लोडेड होता है हमारा जीआईटी में। तो वो सब बैक्टीरिया बाहर आ जाएंगे और बाहर आके पेरिटोनियम के कांटेक्ट में आएंगे। जब तक ये बैक्टीरिया इस ल्यूमेन के अंदर है तब तक हमारा पेरिटोनियम सेफ है। जैसे ये सब बैक्टीरिया ल्यूमेन से बाहर निकले तो दे विल डेवलप पेरिटोनाइटिस। तो टाइफॉइड अल्सर में ये होता है, टाइफॉइड के अल्सर बनते हैं म्यूकोजा में, उसके बाद वो अल्सर डीप होते हैं, इम्यून रिएक्शन होता है, बाद में वापस और बैक्टीरिया आते हैं और चिपकते हैं और अल्सर डीप होता जाता है और एक जगह से अल्सर परफोरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है टाइफॉइड परफोरेशन। तो जो टाइफॉइड परफोरेशन होता है, ठीक है, वो दिखता कैसे है। तो जब हम ऐसे पेशेंट को ओपन करते हैं तब हमको क्या मिलता है कि एक तो पेरिटोनाइटिस डेवलप हुआ होता है, तो और इंटेस्टाइन के कंटेंट जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारा बाइल होता है, तो बाइल पूरा कंटेंट में होगा, पूरा पेरिटोनियल कैविटी में भरा पड़ा होगा। अगर इन्फेक्टेड है तो पस भरा पड़ा होगा, और अगर कहीं पे हमके कहीं पे अल्सर दिख गया तो वहाँ पे मल्टीपल अल्सर होते हैं, अरेंज इन पैरेलल एंड इन एंटी मेसेंटेरिक बॉर्डर ऑफ द इलियम। तो एंटी मेसेंटेरिक बॉर्डर क्या होती है दिखा देता हूँ मैं तुमको। तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। इसके साथ ऐसे होती है मेसेंट्री,
ठीक है। और मीजेंट्री में तुम लोग सीखे हो कि मीजेंट्री में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। तो ये हो गई मीजेंट्री। तो ये जो बॉर्डर है वो हो गई एंटी मीजेंटेरिक बॉर्डर। तो जो अल्सर बनते हैं और अल्सर परफोरेट होते हैं तो मोस्टली यहीं पे परफोरेट होते हैं। तो ये होती है एंटी मीजेंटेरिक बॉर्डर ऑफ द इलियम। ठीक है। तो यू विल फाइंड मल्टीपल अल्सर्स अरेंज इन द पैरेलल एंड इन एंटी मीजेंटेरिक बॉर्डर। One or more ulcers might perforate and many ulcers may be an impending perforation। तो जो टाइफाइड के बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी वो इंटेस्टाइन को पूरी तरह कवर कर लेते हैं, हर जगह पे कवर करते हैं। कहीं पे उसकी इफेक्ट ज़्यादा आती है, कहीं पे कम होती है। तो जहीं पे ज़्यादा आ गई वहाँ पे वो परफोरेट कर जाएगा, जहाँ पे इफेक्ट इतनी आई नहीं है वहाँ पे इम्पेंडिंग परफोरेशन मीन्स अगर और जल्दी हमने इसकी ट्रीटमेंट नहीं की तो और वहाँ पे परफोरेशन हो सकते हैं। तो वो इम्पेंडिंग परफोरेशन भी हमको दिख सकता है। बाद में जब ये परफोरेट होता है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं। एक तो पैरालिटिक इलियस हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। पैरालिटिक इलियस ये एक टाइप है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का जो एडायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन होता है। पोटेशियम जो होता है उसका लॉस होता है और पोटेशियम कम होने की वजह से जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया है स्मॉल इंटेस्टाइन के जो मसल्स है वो मसल्स ठीक से कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाते और वो वहाँ पे जो पेरिस्टाल्सिस होते हैं वो नहीं हो पाते और इसीलिए वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। इंटेस्टाइन का काम क्या है, जो भी कंटेंट है उसको आगे बढ़ाना है। तो अगर मसल ही काम नहीं कर रहे, पेरिस्टाल्सिस ही नहीं डेवलप हो रहे तो पैरालिटिक इलियस हो जाएगा। दैट इज ए डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टिनल हेमरेज ड्यू टू अल्सर, अल्सर बनेंगे अंदर म्यूकोजा में तो वहाँ से ब्लीडिंग होगा तो इंटेस्टिनल हेमरेज होगा। परफोरेशन जो होता है वो यूजुअली जब हम पेशेंट को इन्फेक्शन होगा टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी का तो उसके इन्फेक्शन होने के बाद थर्ड वीक के बाद वहाँ पे परफोरेशन डेवलप हो सकता है। उसके और कॉम्प्लिकेशन है कॉलिसिस्टाइटिस, डीवीटी दैट इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो है कॉलिसिस्टाइटिस, डीवीटी और सिस्टाइटिस ये सब हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से डेवलप होते हैं। बाद में और आता है टाइफाइड एब्सेस, वे जो होता है लीवर, स्प्लीन, ब्रेन और पैरोटिड में। बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है टाइफाइड की, लेकिन ये होती है कभी कभी कि जब पेशेंट को एंटेरिक फीवर होता है, टाइफाइड फीवर होता है तो बाद में उसको पेशेंट को लीवर, स्प्लीन, ब्रेन और पैरोटिड ग्लैंड ये 4 जगह पे टाइफाइड एब्सेस बन सकता है। तो ये उसके कॉम्प्लिकेशंस है। पैरालिटिक इलियस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस एंड परफोरेशन ऑफ द इलियम दैट इज मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन। ओके, तो एंटेरिक परफोरेशन हमने बता दिया कि कैसे होता है। अब वो दिखता कैसा है, ये यहाँ पे एक दिख रहा है तुमको ये वाला, तो ये है एंटेरिक परफोरेशन। ये जहाँ तुम देख सकते हो कि यहाँ पे स्लफ है और साथ में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो उसका कलर भी देखो एकदम पिंक है और जहाँ पे हमें ग्राउंड बता रहा हूँ वहाँ पे स्लफ है और एक ओपनिंग दिख रहा है। तो ये ऑन टेबल व्यू है, ये एंटी मीजेंटेरिक बॉर्डर पे परफोरेशन हुआ है। ये देखो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है दिख रहा है अच्छे से, तो ये परफोरेशन है जो ऑन टेबल दिखता है, ठीक है। ये एक और फोटो है परफोरेशन की, यहाँ पे एक परफोरेशन है, ठीक है। तो ये ऐसा दिखता है परफोरेशन ऑफ द टाइफाइड। ये फ़ोटो मैं तुमको इसलिए दिखा रहा हूँ कि तुमको अच्छे से पता चले कि वो दिखता कैसा है। अब जब किसी पेशेंट को टाइफाइड एंटेरिक फीवर हुआ, उसके बाद उसको परफोरेशन हुआ, तो वो उसका प्रेजेंटेशन क्या होगा, हमारे पास पेशेंट क्या लेके आएगा। तो सबसे पहले तो पेशेंट हमारे पास आएगा तो एकदम पेशेंट
पेशेंट को सीवियर डायरिया होगा, तब पेशेंट हमारे पास नहीं आएगा, खुद से कुछ ना कुछ दवाई करता रहेगा, यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, फिजिशियन के पास जाएगा। उसके बाद जब परफोरेट होता है, उसके बाद पेशेंट को पेरिटोनिटिस डेवलप होता है, तब जाके वो सर्जन के पास आता है। तो हमारे पास जब आता है तो पेशेंट को ऑलरेडी सीवियर डायरिया का एपिसोड हुए होते हैं, ब्रेडिकार्डिया होता है क्योंकि पेशेंट को बहुत सारा फ्लूइड लॉस हुआ होता है। इनिशियली पेशेंट का जो एब्डोमेन होता है वो सॉफ्ट होता है, एब्डोमेन विदाउट गार्डिंग एंड रिजिडिटी। जब पेरिटोनिटिस डेवलप नहीं हुआ होता है तब पेशेंट का एब्डोमेन सॉफ्ट होता है, वहाँ पे गार्डिंग भी नहीं होगी और रिजिडिटी भी नहीं होगी। गार्डिंग वो होती है जब हम पेशेंट का एब्डोमेन एग्जामिन करते हैं तो पेशेंट के जो एब्डोमिनल मसल्स है वो पूरे टाइट हो जाते हैं। तो जो पेशेंट अपने वॉलंटरीली कर देता है ऐसा, तो वो होता है गार्डिंग। और जो वॉलंटरी नहीं करता लेकिन फिर भी एब्डोमेन पूरा रिजिड होता है तो वो होती है रिजिडिटी। पेशेंट विल हैव हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड देन पेन विथ प्रोग्रेसिव टेंडरनेस। पेशेंट को स्प्लिनोमेगाली, हेडेक और रोज स्पॉट्स ऑन स्किन होगा। रोज स्पॉट्स जो होता है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है टाइफाइड का, तो वो तुमको माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाया होगा। तो पेशेंट को हिस्ट्री होगी एंटेरिक फीवर की और पेशेंट बोलेगा कि मुझे टाइफाइड की ट्रीटमेंट चल रही है और अब मुझे बहुत ही सारा पेन हो रहा है, तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को परफोरेट हुआ होगा। ठीक है। अब ऐसे पेशेंट आएगा एकदम सीवियर पेन के साथ आएगा हमारे पास, ठीक है। और अगर पेशेंट को पेरिटोनिटिस डेवलप हो गया है तो पेशेंट सीवियर शॉक में होगा पेशेंट, ठीक है। तो ऐसा पेशेंट जब आता है हमारे पास, पूरा एब्डोमेन उसका टेंस है, रिजिडिटी है, पूरा एब्डोमेन उसका पेन कर रहा है, सीवियर टेंडरनेस है, तो उसका हम इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे। सबसे पहले तो पेशेंट का एक एक्सरे करवाएंगे, एक्सरे एब्डोमेन स्टैंडिंग। उसमें हमको दिखेगा गैस अंडर राइट डोम ऑफ द डायाफ्राम। राइट डोम ऑफ द डायाफ्राम के अंडर का जो गैस है वो इसलिए हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं क्योंकि जो लेफ्ट साइड का जो डायाफ्राम है वहाँ उसके नीचे फंडस ऑफ द स्टमक का गैस शैडो होता है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, वो नॉर्मली प्रेजेंट होता है। तो जो राइट साइड होता है, राइट साइड का डायाफ्राम, उसके नीचे के जो एयर होती है वो पैथोलॉजिकल होती है। तो वो एयर कहाँ से आई, हमारा इंटेस्टाइन है उसमें एयर है, इंटेस्टाइन में एयर कहाँ से आई, क्योंकि जो बैक्टीरिया है कॉलीफॉर्म्स है, वो सब जो क्या बोलते हैं इसको बैक्टीरिया जो भी अंदर उनका प्रोडक्शन होता है, वो बैक्टीरिया जो जीते हैं अंदर, तो वहाँ उसकी वजह से वहाँ पे गैस बनता है। तो वो गैस जो होता है वो इंटेस्टाइन में होता है। जैसे इंटेस्टाइन परफोरेट हुआ तो वो गैस इंटेस्टाइन में से होके बाहर आएगा, तो वो गैस आके जमा हो जाएगा राइट साइड ऑफ द डायाफ्राम के नीचे। तो फ्री गैस इन द राइट साइड ऑफ द डायाफ्राम, ये देखो ये वाली जो दिख रही है ये लंग की ये जो है वो ये लंग की शैडो है। ये जो दिख रहा है ये तो ये फ्री गैस है। ये जो गैस है ये स्टमक के फंडस की गैस है। तो ये एक पूरा एकदम टिपिकल एक्सरे है, फ्री गैस अंडर द राइट डोम ऑफ द डायाफ्राम, ठीक है। उसके बाद हम करवाएंगे उसका विडाल टेस्ट, जो टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए होता है, वो पॉजिटिव आएगा। न्यूट्रोपेनिया होगा पेशेंट को। ब्लड कल्चर और स्टूल कल्चर करवाएंगे ताकि हम पता कंफर्म कर सकें कि पेशेंट को टाइफाइड ही है। क्योंकि ये सब हम क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि पेशेंट को हम ऑपरेट करके टाइफाइड का अल्सर जो हुआ है वो हम उसको हम रिपेयर तो कर देंगे, लेकिन जो अंडरलाइंग कॉज है, जो टाइफाइड का इन्फेक्शन है, उसको अगर हमें ट्रीट नहीं किया तो उसको रिकरेंस हो सकता है। जहाँ पे हमने स्टिच लिए है वो ठीक से नहीं लगेंगे, दूसरा कोई परफोरेशन भी बनेगा। तो इसीलिए हमको कंफर्म करना है कि पेशेंट को कौन सा उसका अंडरलाइंग कॉज क्या है परफोरेशन का। तो इसीलिए हम करवाएंगे विडाल टेस्ट, ब्लड एंड स्टूल कल्चर, IgG एंड IgM एंटीबॉडी की स्टडी
और करवाएंगे। अगर हम एक्सरे में हमको ठीक से पता नहीं चला, बराबर, कि एक्सरे हमें फ्री गैस नहीं दिखा ठीक से, तो हम इसका एक CCT एब्डोमेन भी करवा सकते हैं। तो एक्सरे एब्डोमेन स्टैंडिंग वो मेन इन्वेस्टिगेशन है। उसमें अगर फ्री गैस आया मतलब पेशेंट को परफोरेशन है। तो ये फ्री गैस अंडर ऑफ द राइट साइड ऑफ द डायाफ्राम की फ़ोटो है। अब ऐसा पेशेंट तुम्हारे पास आ गया, वो ऑलवेज इमरजेंसी कंडीशन होती है, तो उसमें हमको इतना टाइम नहीं है कि चलो पहले कंफर्म करो कि टाइफाइड है कि नहीं, उसके बाद हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा हमने किया तो तब तक पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए पेशेंट जो इमरजेंसी में आया है तो सबसे पहले उसका इमरजेंसी मेजर होता है वो सब करो, और साथ में उसके बाद दूसरा सब डेफिनेटिव डायग्नोसिस करो। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो पेशेंट को नील बाय माउथ कर देंगे, पेशेंट को इंट्रावेनस फ्लूइड स्टार्ट करेंगे, RL, नॉर्मल सलाइन, DNS, इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स, क्विनोलॉन्स, क्लोरामफेनिकोल या फिर सेफ्ट्रियाक्सोन, और पेशेंट का एक फॉलिस कैथेटर कर दो, राइल्स ट्यूब डाल दो। वो इसलिए कि हम पेशेंट को अगर फ्री गैस आया है राइट साइड ऑफ द डायफ्राम के नीचे तो पेशेंट का हमको ऑपरेट करना ही पड़ेगा, और इसीलिए पेशेंट को एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी के लिए पोस्ट करेंगे। तो इसके लिए हमको पेशेंट को राइल्स ट्यूब डाल देनी है और पेशेंट का फॉलिस कैथेटर कर देना है, ताकि हम ये पता कर सकें कि पेशेंट का इनपुट कितना है, आउटपुट कितना है, उसके बेस पे हम उसका फ्लूइड स्टार्ट कर सकते हैं। तो इनिशियली जैसे पेशेंट आता है इमरजेंसी में, पेशेंट को NBM कर दो, IV फ्लूइड स्टार्ट कर दो, एंटीबायोटिक दे दो, पेशेंट को फॉलिस कैथेटराइजेशन कर दो और पेशेंट को राइल्स ट्यूब डाल दो। जो भी कंटेंट आता है उसको सब मेजर करो, एंड पोस्ट पेशेंट फॉर एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी एज सुन एज पॉसिबल। अब सर्जरी करेंगे, तो सर्जरी में क्या करेंगे, जो परफोरेशन मैंने तुमको दिखाया था अभी, जो मैंने फ़ोटो दिखाई थी ये वाली, तो ये जो परफोरेशन दिख रहा है उसको हम थोड़ा रिफ्रेश कर देंगे, और जो उसकी मार्जिन है उसके बाद उसको हम बायोप्सी के लिए ले लेंगे, ताकि हम बायोप्सी में भी कंफर्म कर सके कि भाई उसका कॉज क्या है, और बाद में इसको सिंपल क्लोजर कर देंगे डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द परफोरेशन। सिंपल क्लोजर आफ्टर टेकिंग बायोप्सी फ्रॉम द एज ऑफ द अल्सर। अगर पेशेंट को मल्टीपल परफोरेशंस है, मल्टीपल परफोरेशन मतलब ऐसे पेशेंट का ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो मान लो कि अगर यहाँ पे परफोरेशन है, यहाँ पे भी परफोरेशन, यहाँ पे भी परफोरेशन है, तो तीनों को हम रिफ्रेश करके क्लोज करें, उससे अच्छा ये है कि इतना जो पोर्शन है ये पूरा रिसेक्ट करके निकाल लो, ठीक है, और उसके बाद ये जो एंड बचता है, ये जो एंड बचा हुआ है उसको, इसको सॉरी ये एंड और ये एंड दोनों को एनास्टोमोसिस कर दो। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है जब मल्टीपल परफोरेशन होते हैं तब। तो सिंपल क्लोजर आफ्टर टेकिंग बायोप्सी फ्रॉम द एज ऑफ द अल्सर। बायोप्सी हम इसलिए लेंगे ताकि पेशेंट का डेफिनेटिव डायग्नोसिस हम कर सकें। जो अल्सर की एज होती है उसको हमने बायोप्सी के लिए लिया, तो एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो मार्जिन है वो रिफ्रेश हो जाएगी, तो उसको हीलिंग में अच्छा रहेगा। और ये जो मार्जिन भेजी है वो उसको ली है वो हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे। अगर पेशेंट को मल्टीपल परफोरेशंस है तो रिसेक्शन, एनास्टोमोसिस, और एक आता है इलियोस्टोमी। अब इलियोस्टोमी है वो क्या है, जो इलियम होता है उसका एक पार्ट हम बॉडी के बाहर निकाल लेंगे। वो इसलिए कि डिस्टली जो हमने क्लोज़र किया है उसको रेस्ट मिले। इलियोस्टोमी एक हमारा अलग से टॉपिक भी आएगा, तो उसमें हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तुम सिर्फ इतना समझ लो कि इलियोस्टोमी है वो
अब मान लो कि ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने परफोरेशन को रिपेयर किया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि प्रॉक्सिमली ये वाला जो लूप है उसको हम बॉडी के बाहर निकालेंगे। तो ऊपर से जो भी कंटेंट आएगा वो यहाँ से ही बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगर वो कंटेंट यहाँ आता तो यहाँ पे जो हमने स्टिच लिए है उसको हीलिंग होने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो ये जो हील किया है, स्टिच लिया है, वो हील हो जाए अच्छे से, इसके लिए हम इनिशियली इमरजेंसी कंडीशन में एक इलियोस्टोमी भी कर देंगे। वो इलियोस्टोमी करनी है कि नहीं करनी है वो हम डिसाइड करने के लिए ऑन टेबल ही डिसाइड करते हैं कि अगर पेशेंट को अंदर कोई कलेक्शन नहीं है, पस नहीं है, पेशेंट के जो इंटेस्टाइन है वो एकदम हेल्दी है, परफोरेशन हुआ है, वही इसके अलावा और कुछ जो इंटेस्टाइन है वो डैमेज नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उसको रिपेयर करके छोड़ देंगे, प्राइमरी रिपेयर करके। लेकिन अगर बहुत सारा स्लफ्ट है, बहुत सारा पस है, साइंस ऑफ पेरिटोनाइटिस है, बहुत सारे परफोरेशन है, तो हम क्या करेंगे, आरए तो कर ही देंगे लेकिन उसको प्रॉक्सिमली इलियोस्टोमी बाहर निकाल लेंगे। तो इलियोस्टोमी का एक अलग से टॉपिक भी आएगा हमारा, जिसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे। इलियोस्टोमी करने से फ़ायदा ये होता है कि जो हम डिजिटल स्टिच लिए उसको रेस्ट मिलेगा। तो वंस पेशेंट रिकवर आफ्टर 6 to 12 वीक्स, क्लोजर ऑफ इलियोस्टोमी। क्लोजर ऑफ इलियोस्टोमी क्या है कि जो लूप हमने बाहर निकाली है बॉडी के, उसको हमको वापस जोड़ के बॉडी के अंदर रखना है। तो ये होता है क्लोजर ऑफ इलियोस्टोमी। तो सर्जरी में एकदम सिंपल है कि सिंपल क्लोजर आफ्टर टेकिंग बायोप्सी फ्रॉम द एज ऑफ द अल्सर इफ मल्टीपल परफोरेशन, रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस और इलियोस्टोमी। वंस अ पेशेंट रिकवर आफ्टर 6 to 12 वीक्स, क्लोजर ऑफ द इलियोस्टोमी। तो ये एक और पिक्चर है जिसमें हमने जो हम क्लोजर करते हैं उसकी फ़ोटो है। तो ये जो तुम देख सकते हो कि ये जो फोर्सेप्स जो पकड़ा है वो एज है अल्सर का, जो परफोरेशन हुआ है उसका एज है। तो ये थ्रेड जो है ब्लू कलर का तुम देख सकते हो, तो ऐसे हम उसका क्लोजर कर देंगे। ये इलियोस्टोमी का ऑन टेबल व्यू है, ठीक है। तो ये जो हम स्टिच लेते हैं इलियम में, वो कैसे लेंगे कि मान लो कि ये इलियम है और ये हमारा परफोरेशन है, ठीक है। तो इसका हम स्टिच लेंगे, तो ये जो परफोरेशन है उसको यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे हम स्टिच लेके बंद कर देंगे। वो होता है प्राइमरी क्लोज़र। उससे पहले हम उस अल्सर जो परफोरेशन है उसकी जो मार्जिन है उसको रिफ्रेश करेंगे और वहाँ से बायोप्सी ले लेंगे ताकि उसको क्लोज़र में हीलिंग में अच्छा रहे। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द टाइफॉइड। शॉर्ट नोट में 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं और थियरी में पूछ सकते हैं, और प्रैक्टिकल के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आगे जाके अगर सर्जरी की प्रैक्टिस करोगे तुम, तो ये टाइफॉइड अल्सर के पेशेंट बहुत सारे आएंगे। तो मैं पहले भी तुम लोगों को बताया है कि तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें वही क्वेश्चन होते हैं जो सर्जरी तुम्हारे इंस्टीट्यूट में परफॉर्म होते हैं। तो इसीलिए जो क्लिनिकल केसेस होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुम देखो तो वो तुम्हारे क्लिनिकल के लिए भी काम लगेगा, एग्ज़ाम के लिए, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए, और थियरी में ये भी बहुत सारा काम लगेगा। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। अगर तुमको कोई कन्फ्यूज़न हो तो तुम कमेंट में लिख सकते हो। ये जो इलियोस्टोमी की हुई है वो राइट इलियाक फोसा में करते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, वो हम जब इलियोस्टोमी पढ़ेंगे तब डिटेल में सब तुमको बता दूंगा मैं, ठीक है। ये जो बाहर निकाला है वो इलियम का लूप है। अब ये MCQ है, वो तुम सॉल्व करके भारती बहन को मेल कर देना। तो कोई भी और कन्फ्यूज़न हो
तो यू कैन कमेंट एंड थैंक यू। नेक्स्ट टाइम जब मैं अपलोड करूँगा एक वीडियो, तो एक जो इंटरसेप्शन जो लेक्चर था वो एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो उसका मैं नेक्स्ट टाइम अपलोड कर दूँगा 1-2 दिन में। और फ्राइडे को जो तुम्हारा लेक्चर है वो भी मैं तुमको मेल आएगा, उसके बाद मैं उसका एक्सप्लेनेशन डाल दूँगा। ठीक है।